Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी की बुक में से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्राकृतिक वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आई थिंक आप इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ क्या है, कंजर्वेशन क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है वाइल्ड लाइफ, दैट मीन्स वन्य जीव, और दूसरा है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। अर्थात कहने का मतलब है, मेरा जो आज का टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण, इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका जो मोटो है, मीनिंग जो है इसकी वाइल्ड लाइफ की, उसके अंतर्गत हमें वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए या वन्य जीव संरक्षण है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहते किस हैं? चूंकि इसके शब्द के आगे वन्य लग गया तो हमारे दिमाग में एक छवि उभर कर सामने आती है कि जहाँ पर वन होंगे चारों तरफ, जिनके अंदर जो जीव पाए जाएंगे उनको वन्य जीव कहेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वन से मतलब ही वन्य जीव नहीं होता है, क्योंकि जीवों के कई भाग होते हैं। कहीं पर समुद्र है जहाँ पर चारों तरफ पानी पानी पाया जाता है, कहीं पर बर्फ़ है तो वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब आप कहोगे कि साहब यहाँ तो वन्य नहीं है, लेकिन उनके जीवों को भी वन्य जीव की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी हमें प्राकृतिक जीव प्राकृतिक स्वरूप में मिलते हैं उनको हम वन्य जीव कहते हैं। और नेक्स्ट है कंजर्वेशन, संरक्षण। संरक्षण करने की आवश्यकता इसलिए है कि मानव ने अपने कर्मों से इन जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया है। तो अब हमारा जो नैतिक कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि हम इनका कंजर्वेशन करें या इनका संरक्षण करें। अब वो किस प्रकार से इनको खतरा है, क्या हम कर सकते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम आज के अध्याय के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की मैं बात करूं तो देखिए, प्रारंभिक जीवन काल में आज से कम 1 शताब्दी वर्ष पहले या 100 साल 200 साल इस तरीके से आप डाटा ले सकते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करते थे चारों तरफ। उस समय देखिए, मैं आपको यहाँ एक क्लियर करना चाहूँगा, क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे हम कोडेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मनुष्य भी एक प्राणी है। चूँकि ये बात कहने में थोड़ा सा अजीब लगती है या सुनने में अजीब लगती है कि हाँ साहब हमको जानवरों के समान श्रेणी में रखा गया है, लेकिन वस्तुतः विज्ञान के हिसाब से, इवोल्यूशन की दृष्टि से मनुष्य भी एक मैमल्स है, स्तनधारी है। तो चूंकि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो मनुष्य भी उन्हीं में से एक का हिस्सा है। लेकिन मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी सभ्यता को जब डेवलप किया तो डेवलप करने के साथ ही उन्होंने वन्य के अंदर एंट्री कर दी। पहले मनुष्य खुद भी वन के अंदर ही रहता था, जिसे अपन आदि मानव कहते हैं। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, होमो सैपियंस मानव पूरा एक श्रृंखला से निकल कर आया हुआ है। ऐसे नहीं है कि यकायक कोई पैदा हो गया है। हम भी पहले जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। धीरे धीरे हमें सभ्यता का विकास हुआ, कृषि का पता चला, अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर हमने हथियार बनाना प्रारंभ किया। इन्हीं हथियारों का उपयोग हमने जीव जंतुओं को मारने में किया। अब वो हो सकता है कि मांस के भक्षण के हिसाब से हो, चाहे किसी प्रकार के। आज सभ्यता उस स्टेज तक पहुंच गई है जहां पर मनुष्य ने अपनी जो मृत्यु दर थी उसके ऊपर काफी कुछ कंट्रोल पा लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हम गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर पा रहे हैं। जो मृत्यु दर पूर्व के समय में बहुत अधिक थी, आप जनरली नोटिस करेंगे, पहले प्रसव काल होता था तो प्रसव के अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होती थी, तो दाई वगैरह बच्चे को जन्म देती थी। इस टाइम पे मृत्यु दर का जो रेशो था वो बहुत ज़्यादा था। चूँकि आज हम मेडिकल के अंदर एक साउंड पोजीशन पे है तो हमने हमारे मृत्यु दर को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो हमारी बर्थ रेट है उसको हम आज भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वी नो दैट वेरी वेल। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा बड़ा स्थान भारत के पास सुरक्षित है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन जो भारत की समस्या है वो यहाँ की जनसंख्या भी मूल कारण है। जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो उनको खाने पीने, रहने, आवास, उनका जो डेवलपमेंट है, विकसित राष्ट्रों के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, विकासशील विकसित, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
दिनों दिन हम कुल मिलाकर वन्य जीवों का नुकसान कर रहे हैं। वन्य जीवों के अंदर आप ये देखिए, मैं एक छोटा सा आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे अभी अपन 4 लेन का कंसेप्ट ले लो, कोई भी बड़ी परियोजना आती है। अब जैसे दिल्ली टू बॉम्बे एक हमारे यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, जिसके अंदर सीधा बॉम्बे से दिल्ली के लिए एक हाईवे निकलेगा। अब इस हाईवे के लिए जमीनों को एक्वायर किया गया है। वो जमीनें जो वन्य जीव के अंदर थी, उन खेतों को एक्वायर किया गया। मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, अब इस एरिया को उस हाईवे प्रोजेक्ट ने एक्योर किया है। अब इस जगह रहने वाली जितनी भी स्पीसीज है, उन सभी को बिल्कुल सीधे सीधे खतरा मिल चुका है। मैं आपको बिल्कुल एज ए जूलॉजिस्ट बात कर रहा हूँ। यदि हम जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी खोदते हैं, तो आप देखना उसके अंदर चींटी, दीमक, भिन्न भिन्न प्रकार के केंचुए, अनेक प्रकार की जातियां प्राप्त होती है। जबकि मैं तो आपको इतने से खड्डे की बात कह रहा हूँ, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा चलेगा तो यहाँ रहने वाले भिन्न भिन्न जीवजात सीधे सीधे बेघर हो जाएंगे। आप लोग अखबार में पढ़ते हो, आपने दौसा के बारे में पढ़ा होगा, बगेरा देखा है। जयपुर की नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे बगेरा देखा है। मोती डूंगरी चौराहे के पास में बगेरा देखा। अरे बगेरा क्यों देखा है? वो बगेरे का ही घर था। हम उल्टा बोलते हैं। आज मैं कहता हूँ साहब पापड़दा के अंदर हमने बगेरा देख लिया, बगेरा का आतंक है। थानागाजी के अंदर बगेरा का आतंक है। नहीं, बगेरे का आतंक नहीं है, आपने बेचारे को बेघर कर दिया है। जब आप उसके घर में घुसोगे, आप वहां जाकर अपना मकान बना रहे हैं, तो अब आप उसके आवास में पहुंच गए हो, वो आपके आवास पे नहीं आया। इसको उल्टा लीजिए, बिल्कुल आप उसके आवास में चले गए, तो अब वो बेचारा कहाँ जाएगा? जब हम धीरे धीरे वन्य जीवों के अंदर, वन के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं, उन महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जब हम जंगलों की ओर मूव कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि ये जो हाईवे का प्रोजेक्ट बन रहा है, अब इस हाईवे के प्रोजेक्ट में यहाँ भिन्न भिन्न जाति के जितने भी जीव जात है, इवन देन हो सकता है स्नेक है, एक सांप है, यहाँ रह रहा है। अब आपने ये रोड बना दिया, वे बेचारा निकल के आएगा, कोई भी ट्रक इसको कुचल कर चला जाएगा। कोई भी गाय, भैंस, लोमड़ी, सियार, बगेरा, XYZ कुछ भी, कोई भी जीव जात होगा जो उस जगह रहता था आराम से, क्योंकि वो उसका घर है। नेचुरल हैबिटेट जो है इनका, वो जंगल ही है। वन जो है इनका नेचुरल हैबिटेट है। जब नेचुरल हैबिटेट के अंदर ये रह रहे हैं, तो उनको वहाँ पर जब भी कोई बड़ा मेगा हाईवे या हाईवे का प्रोजेक्ट आता है, तो वो हाईवे सीधा सीधा इनको डिस्टर्ब करेगा। फिर हम ये बोलते हैं कि बगेरे का आतंक हो गया। बगेरे का आतंक नहीं हुआ। जब आप उसके घर में जाकर घर बना रहे हैं, तो बेचारा वो कहाँ जाएगा? वो तो मरेगा ही। जब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कंसेप्ट पैदा हुआ कि मानवीय हस्तक्षेप या मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप जब हम वन्य जीव को सीधा सीधा प्रभावित कर रहे हैं, तो अब इनके प्रभाव से हमको किस प्रकार बचा जाए, तो उस चीज़ को हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर स्टडी करेंगे। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम क्यों पढ़े, क्या कारण है कि किन कारणों से हम इनका अध्ययन करें, तो वो अध्ययन देखिए। सबसे पहले तो मानव जाति का अपना एक वजूद है। इसकी मेन जिम्मेदारी, चाहे वो लीगली हो चाहे वो इथिकली हो, जब मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ तो मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो जब हम वन्य जीवों को परेशान कर रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें उनको उनका आवास प्रदान करना चाहिए। दूसरा है वैज्ञानिक या प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संकटग्रस्त या विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही जाति को बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर मनुष्य विजय पाकर अपनी क्षमता सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा, एक आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी चैन सिस्टम। प्रत्येक जीव का अपने महत्व होता है, पर्टिकुलर अपना जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चैन है, उस चैन के अंदर प्रत्येक जीव अपना एक विशेष महत्व रखता है। जो ही किसी जीव विशेष को वहां से हटा दिया जाता है, तो वो सीधी सीधी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि शहद बनाने वाली मधुमक्खियां इस पृथ्वी पर से बिल्कुल नष्ट हो जाएं, शहद बनाने वाली मधुमक्खियां इस पृथ्वी पर से बिल्कुल नष्ट हो जाए, तो कुछ समय बाद में मनुष्य जाति के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो खाद्य श्रृंखला में है, उसमें प्रत्येक जीव की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी के लिए जब हम वन्य जीवों को नष्ट कर रहे हैं, तो वो चैन वहां से टूट जाएगी, और उस चैन के टूटने से इकोसिस्टम के अंदर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन है। उपयोगिता की दृष्टि से संरक्षण इसलिए भी आवश्यकता है कि ये हमारे कई प्रकार से उपयोगी होता है। अभी इसी के अंदर मैं बताऊं, मनुष्य इतना स्वार्थी इंसान है
कि इसने अपने स्वार्थ के चलते हुए एक नया कंसेप्ट डाला, डोमेस्टिकेशन, घरेलूकरण। घरेलूकरण के अंतर्गत जो भी जीवजात इसको फायदा पहुंचा सकता है, जो भी जीवजात इसको फायदा पहुंचा सकता है, उन्होंने उस जीव को जंगल से निकालकर अपने घर के आंगन में रख लिया। आप देखिए हमारे घर में गाय बंधी रहती है, भैंस बंधी रहती है, इवन देन डॉग बंधा रहता है। सुंदरता के हिसाब से आप ये देखिए तोता, लोग बाग तोता पालते हैं और तोते को मिट्टू कह के बुला रहे हैं, उसको बोलने की नकल करा रहे हैं, मेरा मिट्टू, वो भी रिपीट कर रहा है। आपने कभी देखा किसी ने सांप को पाल रखा हो घर के अंदर? किसी ने शेर को पाल रखा है घर के अंदर? कभी देखा? नहीं। जो चीज़ हमें सुंदर लगती है, हमें उससे फायदा मिल रहा है, हमने केवल उन्हीं चीज़ों को घर में आने के लिए एंट्री दी है। इस प्रकार वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है, इस कंजर्वेशन के अंतर्गत कई चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कंजर्वेशन किया जाता है। नैतिकता, उपयोगिता, वैज्ञानिकता के अतिरिक्त यदि हम सौंदर्य बोध की दृष्टि से भी देखें, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो विभिन्न प्रकार की जो जंतु जाति है या वनस्पति है, ये किस प्रकार की है, ये इनकी सुंदरता क्या है, वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अखरती है। आर्थिक दृष्टि से भी वन्य जो उपयोगी है, क्योंकि इनसे प्राप्त हो रहे जितने भी हमारे उत्पाद है या उप उत्पाद है, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से काम में लेने का कार्य करते हैं। मेरे आज के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर बात की। कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो मूलभूत खतरे हैं, जो इनको चैलेंजिंग रोल प्ले करते हैं, वो कौन कौन से हैं। जब तक आप इसको पढ़ते रहिए, इसके बारे में एक मोटी मोटी छवि आज मैंने आपके सामने बनाकर बताई है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, क्यों हमें इसको करना चाहिए, क्यों ये टॉपिक इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।